गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी एक यूनिट चल रही थी, यूनिट कार्बोनिल कंपाउंड्स, और इस कार्बोनिल कंपाउंड्स की यूनिट में हमने मैक्सिमम नेम रिएक्शंस कर लिए हैं। और उसके बाद में जो हमारा लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर हमने एक टॉपिक लिया था यूज ऑफ एसिटेट एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप, यानी एसिटेल का रक्षी समूह के रूप में प्रयोग। ये हमने वहां पर एक टॉपिक लिया था जिसके ऊपर मैंने 2 लेक्चर्स बनाए थे, और दोनों लेक्चर्स में मैंने कुछ एग्जांपल्स लेकर के उसको अच्छी तरह से क्लेरिफाई किया था। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेलोजिनेशन ऑफ इनोलाइजेबल कीटोन्स, यानी इनोल बनाने योग्य कीटोनों का हेलोजनीकरण। ये आज का हमारा टॉपिक है। पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं कि कार्बोनिल जो कंपाउंड्स होते हैं, एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन्स हो, एल्डिहाइड और कीटोन उनमें क्रियात्मक समूह जो CO समूह होगा उस CO समूह के निकटवर्ती अल्फा कार्बन परमाणु प्रेजेंट होगा, निश्चित रूप से ऑब्वियसली होगा। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में क्रियात्मक समूह के निकटवर्ती अल्फा कार्बन भी होंगे, बीटा कार्बन भी होंगे और गामा कार्बन भी होंगे। और इन कार्बन परमाणुओं पर प्रेजेंट हाइड्रोजन परमाणुओं को अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन और गामा हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं एल्डिहाइड कीटोन, तो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स या वे कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड अथवा कीटोन जिनमें अल्फा कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति पाई जाती है अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। और ऐसे कार्बोनिल यौगिकों की जब हेलोजन से क्रिया करवाई जाती है तो इनके अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं का हेलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन कर दिया जाता है। अर्थात अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन से शीघ्रता से क्रिया कर लेंगे और हेलोजन समूह के द्वारा हाइड्रोजन समूह का या हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन कर दिया जाता है, जिससे अल्फा हेलोजन प्रतिस्थापी एल्डिहाइड अथवा कीटोन्स का निर्माण होता है। ओके स्टूडेंट, तो सामान्य रूप से जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे एल्डिहाइड कीटोन, उनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, उनमें अल्फा कंडीशन ध्यान रखिएगा। तो जो भी कार्बोनिल कंपाउंड्स होगा, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, तो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड अथवा कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति पाई जाती है, जब उनकी किससे क्रिया करवाई जाए, हेलोजन के साथ शीघ्रता से क्रिया करवाई जाती है, तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं का हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन कर दिया जाता है। और इस हेलोजनीकरण की क्रिया को, अगर ये अभिक्रिया जो कि अम्ल और क्षार दोनों के ही द्वारा उत्प्रेरित होती है, अम्ल द्वारा उत्प्रेरित हेलोजनीकरण की अभिक्रिया अम्ल उत्प्रेरित हेलोजनीकरण और क्षार के द्वारा उत्प्रेरित हेलोजनीकरण क्रिया क्षार उत्प्रेरित हेलोजनीकरण होती है। ओके स्टूडेंट, जो क्षार उत्प्रेरित हेलोजनीकरण होता है वो थोड़ा सा धीमी गति से होता है, क्योंकि उसके वेग निर्धारक पद में सबसे पहले इनोलेट्स आयन का निर्माण होगा या इनोल्स बनता है, और फिर क्षार के द्वारा प्रोटॉन्स अपना जो भी BH XYZ, क्योंकि इसमें क्षार सबसे पहले प्रोटॉन कैप्चर करता है तो प्रोटॉन डोनेटिंग का भी काम करेगा और लास्ट में प्रोडक्ट बना देगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे कि जो हेलोजनीकरण होगा क्षार उत्प्रेरित हेलोजनीकरण हो, तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि बहु हेलोजनीकरण प्रोसेस भी लागू हो सकता है, यानी CO क्रियात्मक जो समूह होगा, CO क्रियात्मक समूह के निकटवर्ती जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे उनका हेलोजन समूह द्वारा पूर्ण रूप में प्रतिस्थापन करवाया जा सकता है, जिससे हेलोजनीकृत उत्पादों की प्राप्ति होती है। सामान्य रूप से कार्बोनिल कंपाउंड्स में 2 नेचर पाई जाती है, जिस वजह से ये हेलोजनीकरण की क्रिया को संपादित कर सकते हैं। पहला कंडीशंस तो ये होगी, पहली कंडीशंस कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की अम्लीय प्रवृत्ति, अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीय प्रकृति के कारण भी ये क्या बनाएंगे, हेलोजन अल्फा हेलोजन प्रतिस्थापित उत्पादों का निर्माण करते हैं। दूसरा, इनके अंदर उपस्थित जो भी कंपाउंड्स होगा, स्पेशली हम कीटोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कीटोनों की कौन सी प्रवृत्ति हो गई, तो एक तो हो गई अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीय प्रवृत्ति हो गई, और दूसरी बात करते हैं तो वो प्रवृत्ति किसकी हो गई, वो कीटोनों के इनोलीकरण की या इनोलाइजेबल की प्रवृत्ति हो गई, यानी इनोलाइजेशन किसका होगा, कीटोन्स का। तो कीटोनों का इनोलाइजेशन इनोलीकरण और दूसरा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की अम्लीय प्रवृत्ति, इन दोनों गुणधर्मों के कारण सामान्य रूप से इनोल बनाने योग्य कीटोनों का आसानी से हेलोजनीकरण संपन्न हो जाता है, वो आसानी से संपन्न हो जाते हैं हेलोजनीकरण के प्रोसेस को। तो सामान्य रूप से इनोल बनाने वाले कीटोनों का सरलता से हेलोजनीकरण हो जाता है, क्योंकि उन कीटोनों के अंदर 2 प्रकार के गुणधर्म पाए जाते हैं, एक तो उनके अल्फा हाइड्रोजनों की अम्लीय प्रवृत्ति का गुणधर्म और दूसरा कीटोनों के इनोलीकरण या इनोल बनाने की प्रवृत्ति का गुणधर्म। ठीक है,
तो जिन कीटोनों में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि जिन कीटोनों में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है उनका आसानी से हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन कर दिया जाता है और वहां हैलोजीकरण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो इनोल बनाने योग्य कीटोनों का जो हैलोजीकरण है, जो हमारा टॉपिक था कि हैलोजिनेशन ऑफ इनोलाइजेबल कीटोन्स, इनोल बनाने योग्य कीटोनों का हैलोजीकरण किस प्रकार से होगा, तो इसमें हम कहेंगे कि ऐसे कार्बोनिल यौगिक ऐसे कार्बोनिल यौगिक विशेष रूप से कीटोन्स, क्योंकि एल्डिहाइड भी रहते हैं, ध्यान रखिएगा, और हम कीटोनों के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। ऐसे कार्बोनिल यौगिक विशेषतः कीटोन्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की उपस्थिति पाई जाती है, ऐसे कार्बोनिल यौगिक विशेषतः कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति पाई जाती है, हैलोजन से क्रिया करके हैलोजन से शीघ्रता से क्रिया करके हैलोजन से शीघ्रता से क्रिया करके अल्फा हैलोजन प्रतिस्थापी कार्बोनिल यौगिक निर्मित करते हैं। एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अल्फा हैलोजन प्रतिस्थापी कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कीटोनों में क्या होगा। कीटोनों का हैलोजनीकरण, जो कीटोनों का हैलोजनीकरण होता है किसकी बेस पे होता है, तो कीटोनों का जो हैलोजनीकरण होता है वो सामान्यतः उनमें अल्फा पोजीशन पर संपन्न होता है। कीटोनों का हैलोजनीकरण सामान्यतया अल्फा स्थिति पर संपन्न होता है। कीटोनों का हैलोजनीकरण सामान्यतः अल्फा स्थिति पर संपन्न होता है। क्यों होता है, इसके निम्न कारण, इसके प्रमुख कारण निम्न। इसके क्या क्या कारण होंगे, तो इसके जो प्रमुख कारण होंगे उनमें एक तो हमने लिखा, वो तो हो गया अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की अम्लीय प्रकृति, नेचर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, पहले तो टेंडेंसी हो गई अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की अम्लीय प्रकृति, तो एसिडिक नेचर हो, एसिडिक नेचर हो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। ओके स्टूडेंट्स, और दूसरा हो गया कीटोनों के इनोलिक्विड होने की प्रवृत्ति। ओके स्टूडेंट्स, अब कीटोनों के इनोलिक्विड की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ इनोलाइजेशन ऑफ कीटोन्स, कीटोनों के इनोलाइजेशन की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ इनोलाइजेशन ऑफ कीटोन्स। ये दो नेचर,
तो ऐसे कार्बोनिल यौगिक विशेषता कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति पाई जाती है हैलोजन से शीघ्रता से क्रिया करेंगे और अल्फा हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कार्बोनिल यौगिक अल्फा हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कीटोन्स निर्मित करेंगे। कीटोन लेंगे तो ध्यान रखिएगा। अब कीटोनों का जो वेलोसिटी है वो सामान्यतः अल्फा पोजीशन पर ही संपन्न होता है। इसके दो कारण हैं, एक तो एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, बीटा और गामा हाइड्रोजन की तुलना में अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर ज्यादा होती है। सेकेंडली टेंडेंसी ऑफ इनोलाइजेशन ऑफ कीटोन, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि कीटोनों के इनोलाइजेशन इनोलीकरण की प्रवृत्ति वो थोड़ी ज्यादा होगी। क्यों होगी? उसका रीजन है क्योंकि उसमें रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स कुछ बनेगी, वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ फैक्टर्स हमने लिखे। अब एक कंडीशन हो, एसिड और बेस की उपस्थिति में इनमें क्या होगा? तो एसिड और बेस की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया होगी हेलोजिनेशंस की, तो कीटोनों का हेलोजन अम्ल व क्षार उत्प्रेरित होता है और अम्ल व क्षार उत्प्रेरकों की उपस्थिति में इनमें अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो जो हेलोजिनेशन होगा, हेलोजिनेशन ऑफ कीटोन, जो हेलोजिनेशन होगा, अब साइड में लिख देता हूं क्योंकि डाउन में आपने तो ये आपने देख लिया, इसी में हम आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट हम ले रहे हैं। अब कीटोनों का जो हेलोजीकरण होगा, अम्ल व क्षार उत्प्रेरकों द्वारा उत्प्रेरित होता है। ओके स्टूडेंट्स, कीटोनों का हेलोजीकरण अम्ल व क्षार उत्प्रेरकों द्वारा उत्प्रेरित होता है। अम्ल व क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में अम्ल व क्षार उत्प्रेरकों की अम्ल व क्षार उत्प्रेरकों की उपस्थिति में क्या होगा? तो जो अम्ल और क्षार उत्प्रेरक है, अम्ल व क्षार उत्प्रेरकों की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग यानी रेट ऑफ रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन? हेलोजिनेशन, रेट ऑफ हेलोजिनेशन रिएक्शन क्या होगा? वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, कीटोनों का हेलोजीकरण अम्ल व क्षार उत्प्रेरकों द्वारा उत्प्रेरित होता है। अम्ल व क्षार उत्प्रेरकों की उपस्थिति में रेट ऑफ हेलोजिनेशन रिएक्शंस यानी हेलोजीकरण क्रिया का वेग वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा। अब ये दोनों ही प्रोसेस हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से होगा। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। एक मैंने एग्जांपल्स लिया जैसे CH3 CH2 CH2 and then COH, ब्यूटेरिन, और मैंने इसी में चेंज कर दिया CH3 CH2 then CH2 CO CH3। एक एग्जांपल हमने ये ले लिया। एक मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया था मेसेटिल ऑक्साइड का, हमने देख रखा है स्टूडेंट्स। तो ये मेसेटिल ऑक्साइड का एग्जांपल था CH सिंगल बॉन्ड एंड देन CO CH3। ये कुछ हमने एग्जांपल्स देखिए। कुछ कीटोन्स हैं, कुछ एल्डिहाइड, ये भी सिंपल एग्जांपल हो सकता है CH3 CH2 एंड देन CH3। ये तो हो गया आपके देखो प्रोपेनेन, 3 कार्बन 1 2 3 CHO क्रियात्मक समूह है। तो CHO क्रियात्मक समूह होगा, तो CHO क्रियात्मक समूह के लिए यूज क्या करेंगे? ठीक स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, अगर CHO क्रियात्मक समूह है तो CHO क्रियात्मक समूह के लिए हम यूज किसको करेंगे? वो आपको पता है। इस CHO क्रियात्मक समूह के लिए हम जो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है उसके लिए हम उदाहरण एल का प्रयोग करते हैं। 3 कार्बन की श्रृंखला होगी तो ये हो जाएगा प्रोपेनेल।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रोपेनेल का फॉर्मेशन, हम प्रोपेनेल की बात कर रहे थे, 3 कार्बन वाला है। अब इसमें निकटवर्ती कार्बन ये अल्फा और ये कार्बन हो गया बीटा। ओके, तो अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, तो 3 बीटा हाइड्रोजन इसमें मौजूद होंगे। यहाँ बीटा हाइड्रोजन की संख्या अगर मैं बात करूं तो बीटा हाइड्रोजन हो गए 3 और अल्फा हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो वो हो गए 2। लेकिन अगर हम इसका हेलोजनेशन करवाएंगे, इसका हेलोजीकरण करवाएं, तो अल्फा पोजीशंस के हाइड्रोजन परमाणुओं का सरलता से हेलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। क्यों हो जाता है उसका रीजन आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर कंडीशंस क्या है, इसलिए आसानी से हो जाता है क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन परमाणु द्वारा, क्योंकि एक तो इनकी एसिडिक नेचर ज्यादा होगी, इनकी तुलना में इनकी एसिडिक नेचर ज्यादा होगी, एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, और सेकेंडली जब इस प्रक्रिया को देखते हैं हेलोजनेशन का जो प्रोसेस होगा उसके अंदर कार्बोनिल समूह के निकटवर्ती हाइड्रोजन परमाणु का इनमें योगदान पाया जाएगा, तो यानी इसकी इनोलिक्यूट होने की प्रवृत्ति भी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बंद के इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन एक न्यू पाई बॉन्ड फॉर्मेट कर देंगे, जिससे वो हाइड्रोजन कहां जाएगा? कार्बोनिक ऑक्सीजन पर। ठीक है, तो वहां इन प्लस ऑल यानी उसका इनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इनोलेट आयन का फॉर्मेशन या इनोल बना लेने के कारण ये कहा गया कि एल्डिहाइड जो भी या कीटोन्स हो, जो भी कार्बोनिक कंपाउंड्स होगा, जो आसानी से तो इनोल्स बना लेते हैं और जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु एसिडिक नेचर के होते होंगे उनका आसानी से हेलोजनेशन हो जाता है, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। वो बढ़ जाएगा हम लोग क्षार उत्प्रेरकों की प्रेजेंस में। ओके स्टूडेंट्स, यहां बात कर रहा था ये कौन सा था? ब्यूटेनेल। ये ब्यूटेनेल है, 4 कार्बन और CHO क्रियात्मक समूह यहां भी है, यहां पर CO क्रियात्मक समूह, ये हो गया आपके ब्यूटेनोन 1 2 3 4 5 पेंटेनोन, और पोजीशन दी हमने क्योंकि इसमें CO समूह का है, कार्बोनिल समूह या कीटो समूह का पोजीशन पर है, कीटो समूह के लिए अनुलग्न ओन का प्रयोग सेकंड पोजीशंस पर दूसरे नंबर के कार्बन पर आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया पेंटेन 2 बॉन्ड। ओके स्टूडेंट्स, यहां अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? यहां अल्फा हाइड्रोजन ये है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये बीटा हाइड्रोजन हुआ और ये गामा हाइड्रोजन हुआ। तो अल्फा हाइड्रोजन की अगर हम कैलकुलेशन लगाएं तो अल्फा हाइड्रोजन टोटल 5 हो गए, बीटा हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो बीटा हाइड्रोजन 2 हो गए, गामा हाइड्रोजन की बात करें तो गामा हाइड्रोजन 3 हो गए। ओके, यहां चलते हैं, CO समूह है, CO समूह का निकटवर्ती अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ठीक है, निकटवर्ती कार्बन बीटा और ये सब क्या है? गामा कार्बन। ओके, तो हम यहाँ केवल अल्फा की बात करते हैं। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे? 3 और 1 4, और बीटा हाइड्रोजन की हम बात करें तो बीटा हाइड्रोजन है क्या? तो बीटा हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन पर कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। हाँ, गामा हाइड्रोजन की हम बात कर सकते थे, गामा हाइड्रोजन के टोटल कितने हो गए? 6 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स लिए, इन सभी का हाइड्रोजनेशन आसानी से हो सकता है। अब बात करते हैं कि कीटोनों का जो हेलोजनीकरण होगा, एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ, जैसे साइक्लोहेक्सेनॉन, इसका हम क्लोरीनेशन करवा दें, क्लोरीन से इसको ट्रीटमेंट दे दें, इसका क्लोरीनेशन करवा दें तो इसके क्लोरीनेशन पर क्या प्राप्त होगा? तो हम ये देखते हैं अम्ल उत्प्रेरकों की उपस्थिति में इसकी क्रिया करवा दें, चाहे तो अम्ल उत्प्रेरक काम मिले या क्षार उत्प्रेरक, दोनों में से कोई एक काम मिलेगा, या तो एसिडिक में लिया हो या बेसिक में लिया हो, इसकी प्रेजेंस में जब इसका क्लोरीनेशन करवाएंगे तो इसके क्लोरीनेशन पर क्या बनेगा? क्योंकि CO समूह के निकटवर्ती ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, यहाँ उपस्थित कितने कितने हाइड्रोजन होंगे? 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा एक हाइड्रोजन समूह के द्वारा, क्योंकि Cl के अंदर कितने क्लोरीन? 2 क्लोरीन परमाणु, एक क्लोरीन परमाणु हाइड्रोजन को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेगा, हटाएगा, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो यहाँ जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा? वो होगा Cl आ जाएगा, हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला, एक Cl यहाँ चुका, एक Cl के साथ चला गया, तो क्या साथ में प्रोडक्ट और प्रोडक्ट बना HCl। ओके स्टूडेंट्स, और ये हो गया आपके क्लोरोसाइक्लो, कौन सा क्लोरो? 2 क्लोरो, ध्यान रखिएगा 2 क्लोरो या अल्फा क्लोरोसाइक्लो हेक्सेन, हेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन था
तो 2-chlorocyclohexanone। ओके स्टूडेंट्स, ये प्रोडक्ट बना। एक हमने लिया कि सपोज कीजिए हम जो बात कर रहे थे कि एक्चुअल में पोजीशंस क्या थी, तो ये देखते हैं। एक अगर हाइड्रोजन भी है L5 में, तो हम इसी के संदर्भ में बात करेंगे। जब इसकी H2 से क्रिया करवाई जाएगी अम्ल उत्प्रेरक हो या क्षार उत्प्रेरक, इसकी प्रेजेंस में जब क्रिया करवाई जाएगी तो क्या होगा, हैलोजन समूह बंद के इलेक्ट्रॉन तो इधर ही आएंगे, हैलोजिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होगी, ध्यान रखिएगा। तो उस स्थिति में सपोज कीजिए चूंकि इनमें विद्युत जब ये कार्बोनिल समूह के निकट आएगा हैलोजन मॉलिक्यूल्स, तो सम विद्युत ऋण, चूंकि हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता समान है और हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता समान होने के बावजूद जब ये द्विबंध कार्बन ऑक्सीजन द्विआबंध के संपर्क में आता है या कार्बोनिल समूह के संपर्क में आता है, तो इस सहसंयोजित बंध में भी ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है, जिसके फलस्वरूप एक हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश और दूसरे हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धनावेश, यानी एक पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, दूसरे पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब यहां से H+ प्रोटॉन निकला, वो H+ प्रोटॉन किसके साथ, X- के साथ, ठीक है, HX के रूप में चला गया। और ये जो X+ था, जो हेलोनियम आयन था, वो हेलोनियम आयन कहां जाएगा, नेगेटिव चार्ज कार्बन पर। तो यहां पोजीशंस क्या हो सकती है, यहां हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, जिससे अल्फा हैलोजन प्रतिस्थापी कार्बोनिल यौगिक फॉर्मेट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इसकी क्रिया किससे करवाई, जो हमने क्रिया करवाई थी वो H2 से करवाई थी, HX निकल जा चुका है, HX को हमने निष्कासित कर दिया है। इस प्रकार की क्रियाएं संपन्न होती है कीटोन्स के अंतर्गत। ठीक है, तो ये थी कीटोनों का हैलोजीकरण। अब मैं ये कह रहा हूं कि कीटोनों का हैलोजीकरण दो क्रियाविधियों द्वारा संपादित होता है। मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, कीटोनों का हैलोजीकरण अम्ल व क्षार उत्प्रेरकों की उपस्थिति में संपन्न होता है। अगर अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होता है तो हैलोजीकरण की प्रक्रिया अम्ल उत्प्रेरित हैलोजीकरण, अगर क्षार उत्प्रेरकों की उपस्थिति में संपन्न होता है तो अभिक्रिया क्षार उत्प्रेरित हैलोजीकरण क्रिया कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, और इसी में मैंने आपको ये बताया है कि ये दो प्रोसेस होते हैं, चाहे अभिक्रिया में एसिड मीडिया के प्रेजेंस में करवाई जाए या बेस मीडिया के प्रेजेंस में करवाई जाए, रेट ऑफ रिएक्शंस यहां सभी का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और प्रतिस्थापन केवल अल्फा कार्बन पर ही संपन्न होता है। उसके मैं रीजन ऑलरेडी आपको बता चुका था, एक तो कीटोनों की इनोलिबिलिटी होने की प्रवृत्ति और दूसरा वहां मौजूद अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीय प्रवृत्ति। इन दोनों ही गुणधर्मों के कारण कीटोन सरलता से इनोलिबिलिटी हो जाते हैं अम्ल व क्षार उत्प्रेरकों की प्रेजेंस में। तो हैलोजीकरण के प्रोसेस कितने हो गए आपके, दो प्रोसेस हमने बताए, दो विक्रिया विधि इसकी सुनिश्चित हो सकती है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि कीटोनों का जो हैलोजीकरण है, ये कुछ हमने एग्जांपल्स दिए थे कि कीटोनों का जो हैलोजीकरण है, अब इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो हैलोजिनेशन ऑफ कीटोन, कीटोनों का हैलोजीकरण, कीटोनों का हैलोजीकरण, इसके टू पार्ट्स हो सकते हैं। एक तो हो सकता है अम्ल उत्प्रेरित हैलोजीकरण, एक तो हो गया अम्ल उत्प्रेरित हैलोजीकरण और एक हो गया क्षार उत्प्रेरित हैलोजीकरण। दोनों की ही क्रियाविधि हम देखते हैं। अम्ल उत्प्रेरित हैलोजीकरण और क्षार उत्प्रेरित हैलोजीकरण, ये दोनों ही मेथड्स हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा किस प्रकार से होगी, अम्ल उत्प्रेरित हैलोजीकरण देख लेते हैं और क्षार उत्प्रेरित। अगर क्षार उत्प्रेरित हैलोजीकरण क्रिया देखें तो सबसे पहले इसके कुछ विशेष पॉइंट, एक तो इसका जो प्रथम पद होगा, फर्स्ट स्टेप होगा, उसमें कोई भी बेस जो होगा वो प्रोटॉन कैप्चर करेगा और प्रोटॉन कैप्चर करके क्या बनाएगा, इनोलेट्स आयन का निर्माण। तो प्रथम पद में फर्स्ट स्टेप में जो क्षार उत्प्रेरित हैलोजीकरण क्रिया होती है, इसका फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है, मंद गति वाला पद है, स्लो स्टेप प्रोसेस। क्षार उत्प्रेरित जो हैलोजीकरण होगा उसका प्रथम पद होगा वो स्लो स्टेप प्रोसेस होगा और स्लो स्टेप प्रोसेस होता है, अतः
अभिक्रिया का कौन सा पद हो गया हो, वेग निर्धारक पद। पहला पद स्लो स्टेप प्रोसेस होता है, अभिक्रिया का कोई भी रिएक्शन होती है उसका स्लो स्टेप प्रोसेस, उसका वेग निर्धारक पद होता है, वो अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद हो गया। इस पद में किसका निर्माण होता है, इस स्टेप में कौन क्या क्या फॉर्मेट होते हैं, इस स्टेप में इनोलेट आयन, इस स्टेप में इनोलेट आयन या हम कह सकते हैं इनोल्स निर्मित होते हैं। ठीक है, इनोलेट आयन या इनोल्स निर्मित होते हैं इस स्टेप में। और सेकंड जो स्टेप होगा, सेकंड स्टेप में जो इनोलेट आयन होते हैं, सेकंड स्टेप में इनोलेट आयन या इनोल का शीघ्रता से हैलोजनीकरण होता है। शीघ्रता से क्या होगा, हैलोजिनेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, दो स्टेप्स हो गए। तो इनोलेट आयन या इनोल का शीघ्रता से क्या हो जाएगा, हैलोजिनेशन होगा, और हैलोजीकरण होगा उस प्रक्रिया में प्रतिस्थापन, हैलोजन प्रतिस्थापित उत्पाद निर्मित होते जाएंगे। अब देखते हैं इस पद को। सबसे पहला स्टेप हमने क्षार उत्प्रेरित बहुलकीकरण हैलोजीकरण देखा। अब इस क्षार उत्प्रेरित हैलोजीकरण की क्रिया को हम देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये इसके दो स्टेप्स हमने बताए कि जो दो प्रोसेस थे पहले पद में, तो चूंकि पहला पद इसका मंदगति वाला पद है, स्लो स्टेप प्रोसेस है, और स्लो स्टेप प्रोसेस होगा तो स्लो स्टेप प्रोसेस होने के कारण क्या कंडीशंस हमने बताई, इसकी हमने कंडीशंस बताई कि यहाँ सबसे पहले इनोलेट आयन फॉर्मेट होंगे, और जब इनोलेट आयन फॉर्मेट हो जाएंगे उसके बाद ही अभिक्रिया में हैलोजिनेशन का प्रोसेस होगा, यानी हैलोजन से उसकी क्रिया करवाएंगे तो शीघ्रता से संपन्न होगी और अल्फा हैलोजन प्रतिस्थापित कीटोन्स वहां फॉर्मेट होंगे। देखते हैं एग्जांपल्स। स्टेप फर्स्ट, इसमें हमने लिया या आपके एग्जांपल्स, ये कीटोन्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये कोई कीटोन है जो हमने लिया एग्जांपल्स। अब इस कीटोन का हैलोजिनेशन करवाना है तो सबसे पहले यहाँ हाइड्रोजन, सबसे पहले क्या होगा, बेस पर क्या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज स्पीशीज भी हम कह सकते हैं, और बेस तो प्रोटॉन कैप्चर करने का काम ही करेगा। तो यहाँ सबसे पहले जो स्टेप्स होगा उस स्टेप में क्या देखने को मिलता है हमें, ये स्टेप स्लो स्टेप प्रोसेस, बहुत ही मंद गति वाला पद होता है। और यहाँ कंडीशंस क्या होगी, बंद के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होगा, तो ये तोड़ा, ये बनाया, ये घटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ जाएगी, अधिक विद्युत ऋण कार्बन ऑक्सीजन बंद के इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋण ऑक्सीजन परमाणु के माइग्रेट होते हैं, जिससे ऑक्सीजन परमाणु पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। रिपीट कर रहा हूँ, जो कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कार्बन ऑक्सीजन आवरण के इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं, ऑक्सीजन परमाणु की ओर, यानी कार्बन ऑक्सीजन आवरण के इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऑक्सीजन की ओर माइग्रेट हो जाने से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। और जो कि इस स्थिति में जो कार्बनिक कार्बन होगा उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यून हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की न्यूनता उत्पन्न होगी, और उस इलेक्ट्रॉन की न्यूनता को पूरी करने के लिए निकटवर्ती अल्फा कार्बन के कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और बेस के द्वारा इस प्रोटॉन का आसानी से कैप्चर कर लिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को कैप्चर कर लेगा, और कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, एक न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेट करेंगे। तो स्टेप्स क्या हो जाएगी, यहाँ हम देखते हैं यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेट होगा। अगर हम इसकी इंटरमीडिएट स्टेप बनाए, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स बनाए, तो ये नया बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड फॉर्मेट हो रहा है, और ये बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है। इसका मतलब इसके एक संक्रमण अवस्था की बात करूं तो यहाँ से प्रोटॉन का निष्कासन होगा। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन हम वो देखते नहीं, यहाँ से यहाँ तक जो प्रोसीजर होगा वो हम देखते हैं। क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ आया था, तो यहाँ से यहाँ तक ऋणावेश का भी विस्तार कर, यहाँ से H+ प्रोटॉन तो इसके साथ चला गया, लेकिन डायरेक्ट स्टेप में देखेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देन
कार्बन ऑक्सीजन, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, ये बन गया इनोलेट आयन और साथ में क्या हो गया, BH प्रोटोनेटेड। अब सेकंड इसी स्टेप में हम देखेंगे कि इसी स्टेप को हम वापस से ले रहे हैं। अब जो ये आयंस यहाँ फॉर्मेट हुआ है, अब यहाँ क्या क्रिया होगी, जो कि नेगेटिव चार्ज है, तो यही की क्रिया हम देखते हैं। ये आपके हो गया कौन सा, इनोलेट आयन। इनोलेट आयन इसमें कार्बन कार्बन द्विआवन एंड देन ऑक्सीजन परमाणु पर चार्ज क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, आयनिक स्टेट ध्यान रखिएगा। ये क्या रहता है आपके इनोलेट, यानी द्विबंधित कंडीशन ध्यान रखिएगा। अगर कार्बोनिल ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज हो और वो कार्बोनिल कार्बन द्विआवन से आबंधित हो, तो ऐसे आयन को हम क्या कहेंगे, वो कहलाता है आपके कौन सा, वो कहलाता है इनोलेट आयन। ओके स्टूडेंट्स, ये इनोलेट आयन था। और ये जो इनोलेट आयन था, इस इनोलेट आयन की हम बात कर लेते हैं। तीव्र स्टेप जो प्रोसेस होगा, पहला तो बहुत धीमी गति से था, अब शीघ्रता से क्या करेगा, प्रोटॉन यहां से क्या करेगा, देगा। तो प्रोटॉन किसको देगा, सेकंड स्टेप में हमने देखा ये जो इनोलेट आयन था, नेगेटिव चार्ज आया यहां पे, ये इनोलेट आयन था। अब इसमें एक काम हो सकता है, जो बेस होगा, चूंकि इनोल का फॉर्मेशन कैसे करेगा, अगर वो H+ प्रोटॉन वहां से रिलीज कर देता है, तो ये जो BH था, जो BH निष्कासित हुआ, अगर ये प्रोटोनेटेड बेस क्या करेगा, अब प्रोटॉन्स को रिलीज कर देता है, बेस यहां से बाहर चला जाएगा, तो ये प्रोटॉन कहां जाएगा, ऑक्सीजन पर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये पर फास्टली होगा और यहां क्या बनेगा, यहां बन जाएगा OH, जो कि नेगेटिव चार्ज था ना, तो ये बन जाएगा इनोल। सबसे पहले बनेगा इनोलेट आयन, ये तो था इनोलेट आयन, इनोलेट आयन से फिर क्या बने, इनोल्स का फॉर्मेशन हो गया। ये प्रोसेस एक ही है। तो स्टेप फर्स्ट है, जो पहले स्लो स्टेप प्रोसेस था, मतलब गति से हुआ, लेकिन इसमें प्रोटोनेशन इसका शीघ्रता से हो जाता है। अब इसके बाद स्टेप सेकंड लेते हैं। अब ये जो स्टेप सेकंड होगा वो किस प्रकार से होगा, ये तो था स्टेप फर्स्ट, अब इसका स्टेप सेकंड हम यही बता देते हैं। जो इसका स्टेप सेकंड होगा, इसको हम देखते हैं। अब चाहे उसमें इनोलेट आयन लें या हम इनोल्स लें, बात एक ही है। अगर हम इनोल्स ले रहे हैं तो हमें नेगेटिव चार्ज लाना पड़ेगा, वहां से H+ जाएगा, तो दो अलग अलग प्रोसेस हो सकते हैं। इनोल या इनोलेट आयन से हम लेते हैं, तो मैं अगर ले रहा हूं इसको इनोलेट आयन से, तो अगर इनोलेट आयन से लेते हैं, इनोलेट आयन से मैं फॉर्मेशन बता रहा हूं, तो स्टेप सेकंड में इनोलेट आयन हमारा क्या आ रहा था, वो आ रहा था ये नेगेटिव चार्ज। अगर इनोलेट आयन है तो यहां नेगेटिव चार्ज कहां तक स्थानीकृत हो रहा है, ये बनाया और ये हटाया। तो इसकी जो स्टेप्स जो आएगी, वो स्टेप्स किस प्रकार की होगी, इसमें बात करें हम तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स जो प्राप्त होनी चाहिए, तो यहाँ पर जब इनोलेट आयन कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड स्ट्रक्चर्स में, वो क्या होगी, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, सिंगल बॉन्ड एंड देन डबल बॉन्ड, ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में कन्वर्ट होती रहेंगी, यानी नेगेटिव चार्ज कहां जा रहा है, द्विबंधित कार्बन परमाणु पर भी जा रहा है, कहां से, कार्बोनिल ऑक्सीजन से जो पहले थे। तो इनोलेट आयन से आवेश का विस्थानीकरण कहां हो रहा है, द्विबंधित कार्बन पर हो रहा है। तो इस स्थिति में चूंकि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों पर ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है, केवल एक परमाणु पर नहीं, दोनों पर है। इस स्थिति में कहेंगे कि इस पूरे मॉलिक्यूल, जो पूरा मॉलिक्यूल्स है, इस पर निरंतर रूप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकेलाइज्ड रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, और जब ये डीलोकेलाइज्ड रहेगी तो उसी स्टेप्स में हम देखते हैं कि डीलोकेलाइज्ड रहने पर क्या कंडीशंस होगी, इस पर हैलोजन की क्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों ही प्रोसेस हम यहाँ
देख सकते हैं। ओके, तो इन दोनों ही प्रोसेस के बारे में हम देखते हैं कि जो इनोलेट आयन होगा इसमें नेगेटिव चार्ज का ट्रांसफर हम करवा रहे हैं तो अभिक्रिया में किस प्रकार से पार्टिसिपेट करेगा। तो कुल मिलाकर के ये कहा कि इसकी स्ट्रक्चर्स क्या हो गई, तो यहाँ जो इनोलेट आयन हुआ इन दोनों के बीच के अगर हम अनुनादी संकर देखें तो किस प्रकार से बनेगा, नेगेटिव चार्ज कार्बन द्विबंधित कार्बन और द्विबंधित ऑक्सीजन पर पॉसिबल हो रहा है। तो यहाँ कहेंगे कि निश्चित रूप से जो बॉन्ड मेकिंग या बॉन्ड जो भी बॉन्ड मेकिंग हुई है उसमें नेगेटिव चार्ज कहाँ से यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यानी ये बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक नया बॉन्ड पाई बॉन्ड यहाँ फॉर्मेट हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ विस्थानीकरण का प्रोसीजर हो गया, इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण द्विबंधित कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन और कार्बनिक ऑक्सीजन। तो ये स्ट्रक्चर ये भी कहलाएगा इनोलेट आयन। हम इसको भी कह सकते हैं कि इनोलेट आयन की स्ट्रक्चर से ये कौन सा अनुनादी संकर रेजोनेंस हाइब्रिड हो, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड हमने बना दिया इन सभी का। अब हम बात करते हैं चाहे इस स्टेप से ले चाहे इस स्टेप से ले। हम इस स्टेप से लेते हैं तो क्या पॉसिबल होगा और इस स्टेप से लेते हैं तो क्या होगा, देखिए पॉसिबल। क्योंकि हेलोजन के समीप आने पर हेलोजन परमाणु कहाँ जाएगा, क्रिया में देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, दोनों एक ही बात है, समझाने के लिए बताया। अब इसकी हम क्रिया किससे करवा रहे हैं, X2 से। X2 के साथ ये शीघ्रता से क्रिया करेगा और शीघ्रता से फास्टली रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा X2 के साथ इसकी फास्ट रिएक्शन होगी, शीघ्रता से रैपिडली रिएक्ट होगा। क्योंकि हेलोजन समूह जब आएगा तो कार्बन कार्बन क्रियावन के संपर्क में आने से क्या हो जाएगा, इसमें अभी मैंने बताया था कि हेलोजन मॉलिक्यूल्स में चूंकि दोनों हेलोजन परमाणु की विद्युतीयता समान होती है, उनमें ध्रुवता का गुणधर्म नहीं होता है। लेकिन जब ये द्विबंध के संपर्क में आते हैं, ये किसी द्विबंधित यौगिक के संपर्क में आएंगे तो उस स्थिति में इस सैचुरेटिव आवरण में भी ध्रुवता का गुणधर्म उत्पन्न हो जाता है, यानी इसमें ध्रुवता उत्पन्न हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप एक हेलोजन परमाणु का पार्शियली नेगेटिव चार्ज और दूसरे हेलोजन परमाणु का पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब ये कहा जाएगा क्योंकि इस पर चार्ज क्या आ गया नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले पर कौन चला गया, ये हेलोजन हेलोनियम आयन चला जाएगा और ये क्या निकल गया यहाँ से, कंडीशन ध्यान रखिएगा, क्या निकल गया हैलाइड आयन से पृथक हो जाएगा। ओके, अगर इनोलेट आयन से मैं ले रहा हूँ तो इनोलेट आयन का हेलोजनीकरण करवाने का प्रोसीजर क्या हुआ, यहाँ पर क्या आ गया X एंड देन सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और साथ में क्या निकल गया X माइनस हैलाइड आयन पृथक हो जाएगा। ये तो इनोलेट आयन से हमने बताया। अब बात करते हैं अगर इनोल होता तो क्या होता, तो उसकी भी कंडीशन हम यहाँ डाल रहे हैं। ये तो इनोलेट आयन से था, अगर हम इनोल की बात करें कि अगर इनोल होता तो क्या होता, तो इनोलिक स्ट्रक्चर्स हम देख लेते हैं। ये इनोल है, इसकी भी हेलोजन से क्रिया करवा दे तो अभिक्रिया थोड़ा फास्टली होगी, ये अभिक्रिया भी रैपिडली होगी क्योंकि तो इनका हेलोजनीकरण शीघ्रता से होगा, तीव्रता से होता है। बंद के इलेक्ट्रॉन इधर पार्शियली क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज प्लस पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। यहाँ कंडीशंस क्या होगी, क्या निकला ऐसे OH1 के बंधित इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ना, हम डायरेक्टली क्या है OH1 के बंधित इलेक्ट्रॉन ये तोड़ा, ये बनाया, ये हटाया। ओके स्टूडेंट, तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो कौन जाएगा हेलोनियम आयन, इस हेलोनियम आयन का प्रतिस्थापन यहाँ हो जाएगा। तो ये हेलोनियम आयन कहाँ गया, ऋणावेशित कार्बन परमाणु पर। ओके, तो हेलोनियम आयन कहाँ चला जाएगा, हेलोनियम आयन चला जाएगा नेगेटिव चार्ज, यानी जहां उस कार्बन पर जाएगा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ओके, तो ये कहां चला गया, ये X+ चला गया, इस ऋणावेशित कार्बन परमाणु पर X+ चला गया और क्या हुआ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्मेट हुआ
ओके स्टूडेंट्स, और साथ में क्या निकला H माइनस इसके साथ H प्लस के साथ, इस रूप में HX के साथ। तो ये हो गया कीटोनों का हैलोजन, क्षार उत्प्रेरित हैलोजन। तो कीटोनों के क्षार उत्प्रेरित हैलोजन के दो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में या तो इनोलेट आयन या इनवर्स फॉर्मेट हो, और बनने वाले इनोलेट आयन के हम हैलोजन से शीघ्रता से क्रिया करवाते हैं फास्टली स्टेप में, रैपिडली होगी क्रिया, या फिर बनने वाले इनवर्स की हैलोजन से क्रिया करवाएंगे तो अभिक्रिया थोड़ी सी रैपिडली होती है, जिसमें प्रोडक्ट हैलोजन प्रतिस्थापित भाग प्राप्त होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लेते हैं आगे, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये तो एक क्रियाविधि हमने देखी, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए।